नमस्कार और हमारी आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की राजनीति के एक अहम चेहरा उदयलाल डांगी के बारे में। जी। खास तौर पर हम उनके प्रोफाइल और जो उन्होंने खुद कानूनी रिकॉर्ड घोषित किया है उस पर गहराई से नजर डालेंगे। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है वो उनके 2018 और 2023 के चुनावी हलफनामों से ली गई है। हाँ, और इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर हम कोशिश करेंगे उनके कानूनी मामलों और राजनीतिक सफर को समझने की। जो तथ्य है बस उन्हें सामने रखने की। जी, बिना किसी लाग लपेट के। और देखिए, जब मैंने ये हलफनामे देखे ना तो एक चीज थोड़ी कह सकते हैं चौंकाने वाली लगी। अच्छा, क्या बात? 2018 वाले हलफनामे में उन पर 10 आपराधिक मामले दर्ज दिखाए गए थे। हाँ। लेकिन 2023 आते आते ये संख्या कम होकर 8 रह गई। अब ये सिर्फ नंबर का हेरफेर नहीं है शायद। ये दिलचस्प है। संख्या कम हुई मतलब कुछ मामले खत्म हुए होंगे। हाँ, तो इसी पर थोड़ा और बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जी। सबसे पहले एकदम बेसिक जानकारी। जी। ये उदयलाल डांगी हैं कौन? जी, उदयलाल डांगी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और दिसंबर 2023 से वो राजस्थान की वल्लभनगर विधानसभा सीट से विधायक हैं। ठीक है। और उनके हलफनामों के हिसाब से उनका जन्म उदयपुर जिले के नंदविल गांव में हुआ। हाँ, और उन्होंने अपना पेशा बताया है खेती किसानी, होटल व्यवसाय और सिविल कॉन्ट्रैक्टिंग। अच्छा, कई तरह के काम करते हैं। और पढ़ाई लिखाई? शिक्षा के बारे में हलफनामे में लिखा है कि उन्होंने 2022 में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से 10वीं पास की है। ठीक है, तो ये तो हो गई उनकी प्रोफाइल की एक मोटी मोटी तस्वीर। सही कहा। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं, खासकर इन कानूनी मामलों को लेकर। हाँ, वो जो 10 और 8 वाला मामला है। जी, तो जैसा आपने कहा 2018 के हलफनामे में 10 मामले थे। इनको हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। अच्छा। हाँ, 8 मामले ऐसे थे जिनमें उन्हें सजा हो चुकी थी, मतलब वो कन्विक्टेड थे। ठीक है, 8 कन्विक्टेड। और 2 मामले उस वक्त लंबित थे, पेंडिंग थे, जिन पर अदालत ने संज्ञान लिया हुआ था, मतलब केस चल रहा था। ओके, 8 सजायाफ्ता और 2 पेंडिंग। ये 2018 की बात है। बिल्कुल, लेकिन 2023 के हलफनामे में तस्वीर थोड़ी अलग है। उसमें सिर्फ वही 8 मामले लिस्टेड हैं जिनमें सजा हुई थी। और वो जो 2 पेंडिंग थे वो 2023 वाले दस्तावेज में है ही नहीं, मतलब पेंडिंग केस वाला कॉलम खाली है। अरे, तो ये जो 2 मामले 2018 में थे और 2023 में गायब हो गए, इसका मतलब क्या समझे? मान लें कि वो खत्म हो गए। देखिए, जो पब्लिक रिकॉर्ड है यानी हलफनामा, उसके आधार पर तो यही लगता है। अगर 2018 में पेंडिंग दिखाए गए मामले 2023 में नहीं हैं, तो यही मतलब निकलता है कि 2023 का हलफनामा भरने तक वो मामले निपट गए थे। निपट गए मतलब बरी हो गए या कुछ और? हाँ, हो सकता बरी हो गए हों, या शायद आरोप वापस ले लिए गए हों, या कोर्ट ने केस खारिज कर दिया हो। हलफनामा ये नहीं बताता कि कैसे खत्म हुए। हाँ। बस ये कि वो अब लिस्ट में नहीं है। ये वाकई दिलचस्प है, खासकर जब हम जानेंगे कि उन 2 मामलों में आरोप क्या थे। जी बिल्कुल। लेकिन पहले उन 8 मामलों की बात पूरी कर लेते हैं जिनमें सजा हुई, जो 2023 में भी दर्ज है। इनमें सजा क्या हुई थी? क्या कोई जेल वगैरह हुई? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। 2023 के हलफनामे के मुताबिक इन सभी 8 मामलों में सजा के तौर पर या तो परिवेक्षा और जुर्माना लगाया गया, मतलब प्रोबेशन और फाइन। अच्छा। या फिर कुछ मामलों में सिर्फ प्रतिबंध, मतलब रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। तो मतलब जेल किसी में नहीं हुई? नहीं, ध्यान देने वाली बात यही है कि किसी भी मामले में उन्हें जेल की सजा नहीं हुई। सजा का लेवल कह सकते हैं कम गंभीर था। ठीक है। और इन 8 मामलों में आरोप क्या थे, मतलब किस तरह के अपराध थे? हाँ, इनमें एक पैटर्न सा दिखता है। ये मामले ज्यादातर पब्लिक डिसऑर्डर यानी सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने और मारपीट यानी शारीरिक हिंसा से जुड़े थे। अच्छा, जैसे कौन सी धाराएं थीं? अगर आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धाराओं की बात करें तो धारा 147 दंगा करना, 148 हथियारों के साथ दंगा, 149 गैर कानूनी सभा, 323 मारपीट, 325 गंभीर चोट पहुंचाना, 341 गलत तरीके से रोकना। और एक मामला धारा 354 का भी था, जो किसी महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से हमले से जुड़ा है। और इसके अलावा एक मामला राजस्थान एक्साइज एक्ट, मतलब आबकारी अधिनियम का भी था। इन धाराओं को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये मामले ज्यादातर झगड़ों या शायद किसी विरोध प्रदर्शन वगैरह से जुड़े हो सकते हैं। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। ये मामले कब के हैं, कोई अंदाजा? जी, हलफनामों में जो जानकारी है उसके हिसाब से ये सजायाफ्ता मामले ज्यादातर पुराने हैं, मुख्य रूप से 1990 के दशक के आखिर के और 2000 के दशक की शुरुआत के। अच्छा, काफी पुराने।
हाँ, शायद वो दौर था जब उनकी राजनीतिक या सामाजिक सक्रियता तेज हो रही होगी, और ये आरोप जैसे दंगा, मारपीट, रास्ता रोकना अक्सर ऐसी ही स्थितियों में लगते हैं। ठीक है, तो ये 8 मामले जिनमें सजा हुई लेकिन हल्की, कोई जेल नहीं। अब वापस आते हैं उन 2 मामलों पर जो 2018 में पेंडिंग थे लेकिन 2023 में गायब। आपने कहा था ये जानना दिलचस्प होगा, क्यों? क्योंकि उन 2 मामलों में जो आरोप थे वो कहीं ज्यादा गंभीर थे। ओह, उनमें आईपीसी की धारा 307 लगी हुई थी। 307, ये तो हत्या की कोशिश। अटेम्प्ट टू मर्डर। जी हाँ, अटेम्प्ट टू मर्डर, और साथ में धारा 332 भी थी। 332 क्या है? ये है किसी सरकारी कर्मचारी जैसे पुलिस या अफसर को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना। बाप रे, हत्या का प्रयास और सरकारी कर्मचारी पर हमला, ये तो बहुत ही संगीन आरोप है। बिल्कुल। और आप कह रहे हैं कि ये मामले 2023 के हलफनामे से पहले बिना किसी सजा के खत्म हो गए। पब्लिक रिकॉर्ड तो यही बता रहा है। देखिए, 2023 के हलफनामे में इन मामलों का कोई जिक्र नहीं है, न पेंडिंग में न सजाए याफ्ता में। तो कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से यही माना जाएगा कि ये मामले उनके खिलाफ बिना सजा के खत्म हो गए। जैसा हमने पहले कहा, वजह कुछ भी हो सकती है, बरी हो गए हों, आरोप वापस हो गए हों, केस खारिज हो गया हो। लेकिन ये बात तो है कि इतने गंभीर आरोप रिकॉर्ड से हट गए और हलफनामे में वजह साफ नहीं है। थी, यही बात इसे ध्यान खींचने वाला बनाती है। ये स्थिति वाकई कई सवाल खड़े करती है। अच्छा, एक बात और, जब भी नेताओं और कानूनी मामलों की बात होती है तो अक्सर भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी जैसे आरोपों पर भी नजर जाती है। हाँ, बिल्कुल। उदयलाल डांगी के मामले में जो रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, क्या उनमें ऐसा कुछ है? हमने ये पहलू भी देखा। उनके जो चुनावी हलफनामे हैं, जो कि मुख्य पब्लिक डॉक्यूमेंट है इस मामले में, हाँ, उनमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कोई मामला दर्ज नहीं दिखता। कोई करप्शन का केस नहीं। और इसी तरह जालसाजी या धोखाधड़ी से जुड़ी जो आईपीसी की धाराएं होती हैं, जैसे 420 धोखाधड़ी, 465 जालसाजी, 468 धोखाधड़ी के लिए जालसाजी या 471 जाली दस्तावेज इस्तेमाल करना, हाँ, इनमें से किसी भी धारा के तहत कोई मामला उनके हलफनामों में लिस्टेड नहीं है। तो मतलब कम से कम हलफनामों के आधार पर उन पर वित्तीय भ्रष्टाचार या जालसाजी का कोई आरोप दर्ज नहीं है। जी, हलफनामों के आधार पर तो यही लगता है। इस पूरी प्रक्रिया में कभी कभी ऐसा भी होता है कि नाम एक जैसे होने से कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, ये बहुत मुमकिन है, खासकर जब नाम कॉमन। क्या इस केस में ऐसा कुछ सामने आया? हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है। जांच के दौरान एक कोर्ट का दस्तावेज मिला जिसमें किसी उदयलाल पुत्र कालूजी मीना के खिलाफ अवैध खनन का मामला था। अच्छा, तो ये अलग व्यक्ति है? जी बिल्कुल, ये उदयलाल डांगी नहीं है, बस नाम मिलता जुलता है। इसी तरह मीडिया में एक और विधायक उदयलाल हड़ाना का भी जिक्र मिला, वो भी अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये साफ करना जरूरी है कि हम जिन उदयलाल डांगी की बात कर रहे हैं, जो वल्लभनगर से विधायक हैं, उनके खिलाफ उपलब्ध हलफनामों में भ्रष्टाचार या जालसाजी के आरोप नहीं है। सही कहा। और दूसरे मिलते जुलते नामों वाले लोगों के मामलों को इनसे नहीं जोड़ना चाहिए। बिल्कुल। तो अब तक हमने देखा कि कुछ पुराने मामले थे, सजा हल्की हुई, कुछ गंभीर आरोप थे जो बाद में रिकॉर्ड से हट गए। अब सबसे बड़ा सवाल, जी, इन सबका उनके राजनीतिक करियर पर क्या असर पड़ा? मतलब वल्लभनगर से विधायक बनने तक के सफर में क्या ये मामले कोई रुकावट बने? और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। कैसे? विश्लेषण साफ बताता है कि ये कानूनी मामले कम से कम चुनावी नतीजों के लिहाज से देखें तो उनके राजनीतिक उभार में कोई बाधा नहीं बने। सच में? हाँ, आप सोचिए, 2018 में उन्होंने 10 मामले घोषित किए जिनमें अटेम्प्ट टू मर्डर जैसा गंभीर आरोप भी शामिल था। 2023 में चुनाव से ठीक पहले उन्होंने 8 सजायाफ्ता मामले घोषित किए जिनमें सजा हल्की थी। और फिर इसके बावजूद वो दिसंबर 2023 में वल्लभनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीत गए। अरे वाह, ये तो वैसा ही पैटर्न लगता है जो हम भारतीय राजनीति में अक्सर देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। कि उम्मीदवारों पर आरोप लगते हैं, उनका कानूनी इतिहास होता है, लेकिन हमेशा उनकी चुनावी संभावनाओं पर असर नहीं पड़ता। सही कहा, ये एक जटिल मुद्दा है। इसके कई पहलू हो सकते हैं। उदयलाल डांगी के मामले में देखें तो कानूनी प्रक्रिया का जो अंतिम नतीजा निकला वो एक तरह से उनके पक्ष में गया। कैसे? जो सजायाफ्ता मामले थे उनमें सजा इतनी नहीं थी कि वो चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाएं। कानून के मुताबिक 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पर रोक लगती है। हाँ,
ठीक है। और जो ज्यादा गंभीर आरोप थे वो बिना सजा के खत्म हो गए। तो तकनीकी तौर पर देखें तो कानूनी बाधाएं उनके रास्ते से हट गईं, या कभी इतनी बड़ी थी ही नहीं कि उन्हें रोक पाती। लेकिन फिर भी जनता के बीच तो ये बातें जाती होंगी। बिल्कुल जाती होंगी, लेकिन देखिए वोटर कई और चीजें भी देखता है। उम्मीदवार का अपने इलाके में कितना प्रभाव है, पार्टी का कितना समर्थन है, उस क्षेत्र के असली मुद्दे क्या हैं, उम्मीदवार की अपनी छवि कैसी है, जो सिर्फ कानूनी रिकॉर्ड से तय नहीं होती। हाँ, ये बात भी है। हो सकता है वोटरों ने इन मामलों को ज्यादा महत्व ना दिया हो, या उन्हें राजनीतिक बदलाखोरी का नतीजा माना हो, या फिर उनके लिए दूसरे मुद्दे जैसे विकास या जाति समीकरण ज्यादा जरूरी रहे हों। वजह चाहे जो भी हो, नतीजा ये है कि उनका कानूनी रिकॉर्ड उनकी जीत के आड़े नहीं आया। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो उदयलाल डांगी का प्रोफाइल कैसा दिखता है? इन दस्तावेजों के आधार पर क्या मुख्य बातें कह सकते हैं? देखिए, उपलब्ध चुनावी हलफनामों के आधार पर उदयलाल डांगी एक ऐसे नेता के तौर पर सामने आते हैं जिनका 90 के दशक के आखिर और 2000 के शुरू में सार्वजनिक अव्यवस्था, दंगे और मारपीट जैसे मामलों का इतिहास रहा है। हाँ, और इन मामलों में उन्हें बाकायदा सजा भी हुई। जी, दोषी ठहराया गया। लेकिन और ये महत्वपूर्ण है, इन सभी सजा याफ्ता मामलों में सजा काफी हल्की रही। जुर्माना या परिवीक्षा, कोई जेल नहीं। ठीक है। और शायद इससे भी ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह है कि हत्या के प्रयास जैसे बेहद गंभीर आरोप, हाँ, जो 2018 के हल्फनामे में पेंडिंग दिखाए गए थे, वो 2023 के हल्फनामे तक बिना किसी सजा के रिकॉर्ड से गायब हो गए। ये पहलू कई सवाल छोड़ जाता है। और आखिरकार ये पूरा कानूनी इतिहास जो पब्लिक डोमेन में है, दस्तावेजों में दर्ज है, वो उनके राजनीतिक करियर को, खासकर उनके विधायक बनने को रोक नहीं पाया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कानूनी रिकॉर्ड और राजनीतिक कामयाबी के बीच का रिश्ता सीधा या आसान नहीं है। ये कई चीजों पर निर्भर करता है। कानूनी प्रक्रिया का नतीजा क्या रहा, आरोप कितने गंभीर थे, बनाम सजा कितनी हुई, और वोटर क्या सोचते हैं, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। तो ये विश्लेषण हमें सिर्फ उदयलाल डांगी के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि शायद भारतीय चुनावी राजनीति की एक बड़ी सच्चाई के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। निश्चित रूप से। और यहीं से हम आज की चर्चा के आखिरी सोचने वाले बिंदु पर आते हैं। जी। ये पूरी स्थिति, मतलब गंभीर आरोपों का रिकॉर्ड से हट जाना और उसके बावजूद चुनावी जीत मिलना, ये वोटरों की सोच और उनकी प्राथमिकताओं के बारे में क्या कहता है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। जब कानूनी प्रक्रिया, वजह चाहे जो भी हो, गंभीर आरोपों को सजा तक नहीं ले जाती, तो क्या वोटर उसे एक तरह की क्लीन चिट मान लेते हैं? या फिर शायद वो इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए विकास, जाति, धर्म या लोकल समीकरण जैसे मुद्दे ज्यादा मायने रखते हो। ये भी हो सकता है। और ये भी सोचने की बात है कि पब्लिक रिकॉर्ड में जो जानकारी है, जैसे हलफनामे, और जो जानकारी शायद नहीं है, जैसे कि मामले असल में क्यों और कैसे खत्म हुए, उसके बीच का जो गैप है वो कितना मायने रखता है। क्या मौजूदा पारदर्शिता का लेवल काफी है? ये भी एक सवाल उठता है। बिल्कुल। और क्या ये पैटर्न कि कानूनी चुनौतियां हमेशा राजनीतिक करियर का अंत नहीं होती, क्या ये नेताओं को एक तरह की छूट का एहसास कराता है? या फिर ये सिर्फ ये दिखाता है कि हमारी कानूनी और राजनीतिक व्यवस्थाएं इसी तरह काम करती हैं, जहां प्रक्रियाएं लंबी खिंच सकती हैं, नतीजे अप्रत्याशित हो सकते हैं, और अंत में जनता का फैसला ही सबसे ऊपर होता है, चाहे उसकी वजह कुछ भी हो। हाँ। ये ऐसे सवाल हैं जिनका कोई आसान जवाब नहीं है। हाँ। लेकिन इन पर सोचना जरूरी है, खासकर जब हम लोकतंत्र में जवाबदेही और प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। बिल्कुल, ये वाकई सोचने के लिए एक गहरा मुद्दा है कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, कानूनी जवाबदेही और चुनावी जनादेश के बीच ये कैसा जटिल सा संतुलन है। जी। इसी विचार के साथ हम आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने उदयलाल डांगी के प्रोफाइल और उनसे जुड़े सार्वजनिक रिकॉर्ड को समझने में एक नई दृष्टि दी होगी। उम्मीद तो यही है।